आपका इंटर हो चुका है, ग्रेजुएशन हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है और आपको सरकारी नौकरी मिल चुकी है, यानी जिस नौकरी की आपने तैयारी की थी वो आपको मिल चुकी है, लेकिन फिर भी शांति आपको नहीं है, मन आपका शांत नहीं है, तो अपने इंटर कॉलेज चले जाइए। जी हाँ, जहाँ से आपने इंटर किया था, इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है, उस कॉलेज में आप चले जाइए, उस विद्यालय प्रांगण में बैठिए, अपने गुरुजनों का पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए और उनकी बातों को सुनिए, यकीनन आपको शांति मिलेगी। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन चल रहे थे, इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं, ए घटती है, बी बढ़ती है, उतनी ही रहती है या शून्य हो जाती है। चारों विकल्प आपके दे रखे हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की बात हुई है और स्थितिज ऊर्जा पूछी है उन्होंने। तो स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो होता है U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R जूल में, मात्रक है जूल। तो ये हमसे क्या कहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों को पास पास लाया जाता है तो निकाय की स्थिति ऊर्जा घटेगी, बढ़ेगी, शून्य हो जाएगी या कुछ कह नहीं सकते, या उतनी ही रहेगी। तो ध्यान देंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन पर बिल्कुल बराबर आवेश है, तो Q1 Q2 दोनों के स्थान पर आप Q into Q का प्रयोग कर सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। दूसरा क्या है, 1/4 ऑलरेडी कांस्टेंट है, नियतांक है, तो हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर हो जाएगा U प्रोपोर्शनल 1/R, U प्रोपोर्शनल 1/R। अब U में और R में प्रोपोर्शनल डिफरेंस है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी दूरी अगर बढ़ाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा ऑटोमेटिकली घटेगी और दूरी घटाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा उसी रूप में बढ़ेगी। तो ये सीधा सा इसका मतलब हो जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है, बढ़ेगी। और ये कौन सा विकल्प है, इसमें विकल्प है बी सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहते हैं 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 10 माइक्रोकूलम आवेश वाला कण रखा है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा है। देखिए समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब ये रहता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये कोई मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, कोना ए, कोना बी, कोना सी, इसको हम नाम दे सकते हैं। और इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है उन्होंने, 10 सेंटीमीटर। तो सारी भुजाएं 10 सेंटीमीटर ही हो जाएंगी। और जो आवेश है प्रत्येक कोने पर वो कितना रखा है, 10 माइक्रोकूलम रखा है। तो जो आपका बिंदु ए है उस पर भी 10 माइक्रोकूलम का आवेश, बी पर भी 10 माइक्रोकूलम का आवेश और सी पर भी 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। पूछते हैं निकाय की स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि ये आकृति समबाहु त्रिभुज की है और 3 इसके बिंदु है, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, क्या बन रहा है, एक निकाय बन रहा है, एक सिस्टम बन रहा है। तो इसकी हम स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, स्थितिज ऊर्जा। 3 यहाँ पर युग्म बन रहे हैं, युग्म ए बी, युग्म बी सी और युग्म सी ए, यानी तीनों ही युग्मों की अलग अलग हमको स्थितिज ऊर्जा चाहिए। तो क्या हो जाएगा, U इक्वल टू U ए बी। अब आप कहोगे ए बी कहां से आया, यानी युग्म ए बी की स्थितिज ऊर्जा प्लस
युग्म BC की स्थितिज ऊर्जा, BC की स्थितिज ऊर्जा प्लस युग्म CA की स्थितिज ऊर्जा, UCA। अब हम क्या करेंगे, स्थिति ऊर्जा तीनों की हम अलग अलग ज्ञात करेंगे। तो स्थिति ऊर्जा सूत्र मैंने ऊपर लिख दिया है ऑलरेडी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। ये इसका सूत्र होता है। 3 बार हम इसको यहाँ प्रयोग करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, हाथों हाथ ही हम कॉमन कर लेंगे, इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। तो कॉमन क्या हो रहा है, देखिए Q1 और Q2, ये भी 10 माइक्रोकूलम, ये भी 10 माइक्रोकूलम और ये भी 10 माइक्रोकूलम, ये भी बराबर है, ठीक है। और क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भी बिल्कुल बराबर है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। यानी जो वैल्यू यू ए बी की होगी वही वैल्यू यू बी सी की होगी, वही वैल्यू यू सी ए की होगी। यानी तीनों युग्मों की स्थिति ऊर्जाएं बिल्कुल बराबर बराबर होंगी। तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे, यानी यू ए बी को ही आप 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पूरी निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात हो जाएगी। सीधा सा मतलब इसका ये हो गया। तो मैं कर देता हूँ U इक्वल टू, अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, ये तो एक निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी, सॉरी एक युग्म की। तो इसको मैं 3 से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 3 गुणा वैल्यू है 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 into Q2। Q1 की वैल्यू भी 10 माइक्रोकूलम है, Q2 की वैल्यू भी 10 माइक्रोकूलम है, यानी 10 गुणा 10 की घात -6। हाथों हाथ हमने इसको कूलम में चेंज कर लिया। ऐसे ही आगे 10 गुणा 10 की घात -6 पूरे के बटे r, पूरे के बटे क्या r, यानी बीच की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर और यहाँ भी 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बना लेंगे, मीटर में बना लेंगे तो हो जाएगा 0.1 मीटर, क्योंकि इसको 100 से हम डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.1। अब सारी वैल्यू हमारी एमकेएस सीरीज में लिखी हुई है, तो क्या करेंगे, ये नीचे वाला पॉइंट हटाओ तो ऊपर क्या बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा। तो नीचे तो कुछ बचा नहीं, एक है, एक से बात करोगे तो यही संख्या प्राप्त हो जाएगी आपको। अब देखिए 3 है और ये 9 है, 3 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा, 9 तिया 27। अब देखिए पावर समझ लीजिए, सबसे पहले प्लस की पावर समझ लो। प्लस की है 9 पावर तो ये है, ये 10 है, एक पावर ये है, और ये भी 10 है, एक पावर ये है, और ये भी 10 है तो एक पावर ये है। यानी 9 की कितनी पावर हो गई, 9 10 11 12, यानी 12 पावर ये हो चुकी है किसकी, प्लस की। अब माइनस की देख लेते हैं, माइनस की 6 यहाँ है, माइनस की 6 यहाँ है, तो गुणा में है, गुणा में गाते जुड़ जाती है, तो 12 प्लस की है 12 माइनस की है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आप यहीं पे इसको कैंसिल कर सकते हैं, सब कट जाएगा, केवल 3 और 9 बचेगा, इसको हमने गुणा कर लिया, आया 27 जूल। इसका मतलब ये है पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा 27 जूल है, और ये विकल्प है सी। सही है और बाकी सब गलत है। यहाँ पर आप एक लाइन और लिख सकते थे चुकी का चिन्ह लगाकर, यू ए बी इक्वल टू यू बी सी इक्वल टू यू सी। तीनों की वैल्यू बिल्कुल बराबर बराबर है, इसलिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करके एक साथ ही कैलकुलेशन कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है, 6 इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा। अब इसमें 4 विकल्प उन्होंने दे रखे हैं। तो पहला विकल्प है वृत्ताकार, दूसरा विकल्प है दीर्घ वृत्ताकार, तीसरा विकल्प है कुंडलिनी के आकार का, और चौथा विकल्प है परवलयकार। चौथा विकल्प है परवलयकार। चलिए चित्र बनाकर इसको समझने का प्रयास करते हैं।
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हुई है और वैद्युत क्षेत्र की बात हुई है। तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए दो प्लेटें आपको चाहिए, एक धनात्मक प्लेट चाहिए, एक ऋणात्मक प्लेट चाहिए। मान के चलिए ये धनावेश प्लेट है और ये ऋणावेश प्लेट है। अब जब धनावेश प्लेट है तो धनावेश इसके चारों तरफ फैल जाएगा, पूरी प्लेट पर फैल जाएगा। और ये ऋणावेश प्लेट है तो माइनस का जो चार्ज है, आवेश है, वो इसके पूरी प्लेट पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब इनके बीच में क्या चल रहा है? वैद्युत क्षेत्र चल रहा है। वैद्युत क्षेत्र क्यों चल रहा है? क्योंकि प्लस से चलने वाली बल रेखाएं माइनस की तरफ जा रही है। प्लस से चलने वाली बल रेखाएं माइनस की तरफ जा रही है, इसलिए इसमें क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की तरफ इसकी दिशा होती है और ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र हमको उत्पन्न भी करना है। एक समान वैद्युत क्षेत्र हमको उत्पन्न इसलिए करना है क्योंकि हमको यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का प्रैक्टिकल देखना है, उसका गमन पथ देखना है, क्या क्या उसमें कंडीशंस हो सकती हैं या कैसा ये अपना स्वभाव दर्शाता है जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर प्रवेश कराते हैं। तो अब देखिए, अब क्योंकि प्लस का आवेश है तो इस पर कोई ना कोई वोल्टेज भी मान लीजिए, इसका वोल्टेज भी, इसका वोल्टेज भी मान लीजिए, तभी तो एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। वोल्टेज को ना घटाया गया ना बढ़ाया गया। उसी प्रकार से आवेश को पहले जितना था उतना ही आवेश बाद में दिया गया है, यानी आवेश भी परिवर्तित नहीं किया, विभव भी परिवर्तित नहीं किया, जिसके कारण एक समान वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न हुआ। एक समान वैद्युत क्षेत्र को सीधी बल रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है, ये आप जानते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में वो कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, अब देखिए क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। ध्यान देंगे इस समय, हालांकि मैंने चित्र थोड़ा उल्टा बना दिया। ये मैं जो क्षैतिज दिशा में प्लेटें रखी हैं, ये क्षैतिज दिशा में ना होकर के ऊर्ध्वाधर दिशा में रखनी चाहिए थी तो ज़्यादा सटीक आप समझते, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप इसको यहीं पे समझ लीजिए। वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो प्लस से माइनस की ओर है, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर है, हर जगह पे प्लस से माइनस की ओर है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब क्या कहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। अब लंबवत का मतलब यह है कि यदि इस बल रेखा से अगर हम 90 अंश का कोण बनाएंगे, अगर हम 90 अंश का कोण बनाएंगे और मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को जो हम इसमें प्रवेश कराना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? माइनस का चार्ज होता है। ध्यान देंगे तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा तो अपने साथ में माइनस का चार्ज लेकर भी चलेगा, ये बात भी नहीं बोलेंगे। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ई से हमने इसको दर्शा दिया। इलेक्ट्रॉन है, इसे हमने इसको दर्शा दिया है और माइनस का ये अपने साथ में चार्ज लेकर चल रहा है इलेक्ट्रॉन। और वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, लंबवत का मतलब है कि किसी भी बल रेखा से 90 अंश का कोण बनाते हुए, चाहे तो आप इस दिशा से बना सकते हैं, अगर आप ये वाला एंगल देखेंगे तो ये कैसा होगा? 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री को क्या कहते हैं? अभी लंबवत कह लो या लंबवत कह लो, बातें हैं। ये लंबवत दिशा से प्रवेश करता है। अब ये स्वतंत्र छोड़ दिया है हमने। जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा, अब देखिए दो प्रकार की प्लेटें आपको दिख रही है, एक पर प्लस का चार्ज है, दूसरे पर माइनस का चार्ज है। अब लेसन नंबर 1 में आपको ये हमने बता दिया था, जब दो समान प्रकार के आवेश परस्पर पास आते हैं, समान प्रकार के आवेश, बिल्कुल एक पर प्लस दूसरे पर भी प्लस, वो पास आएंगे तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण यानी जो समान आवेश है, समान आवेश मत लिखिए, प्लस प्लस या माइनस करके लिखिए इसको, प्लस तथा प्लस एवं माइनस तथा माइनस, तो बल कैसा लगेगा? यदि ये दोनों चार्जेस इस प्रकार से पास में आते हैं तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा।
प्रतिकर्षण बल लगेगा। यानी ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को दूर दूर जाने का प्रयास करेंगे एक दूसरे से। और यदि युग्म आ रहा है प्लस तथा माइनस का, प्लस तथा माइनस का, तो बल कैसा हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। उसमें क्या लगेगा जी? आकर्षण बल लगेगा। जब दो समान प्रकार के आवेश परस्पर पास पास आते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है। जो विपरीत प्रकार के आवेश परस्पर पास पास आते हैं तो उनमें आकर्षण बल लगता है। तो सेम मैंने यहीं पर आपको बताने का प्रयास किया है। ऊपर प्लस तथा प्लस है, माइनस तथा माइनस है, तो बल प्रतिकर्षण का हो जाता है दोनों के बीच में। प्लस तथा माइनस का कोई युग्म है तो आकर्षण का बल इसमें हो जाता है। सेम ये वाली जो नियम है, ये नियम यहाँ पर भी लागू होते हैं, क्योंकि माइनस का चार्ज ये इलेक्ट्रॉन लेकर चल रहा है अपने साथ में। और कितना आवेश लेकर चल रहा है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना आवेश लेकर जब यह वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो इस पर दो प्रकार के बल कार्य करेंगे। कौन कौन से? प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल। आकर्षण बल कहाँ लगेगा और प्रतिकर्षण कहाँ लगेगा, देखते हैं चित्र में। अब क्योंकि माइनस का चार्ज लेकर ये चल रहा है और जैसे ही माइनस वाली प्लेट की तरफ जाने का प्रयास करेगा तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि दोनों पर समान चार्जेस है, बिल्कुल बराबर चार्जेस है। इस पर भी माइनस है और इस पर भी माइनस है। जब दोनों ही माइनस के चार्जेस परस्पर पास पास आएंगे तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण। अब प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है माइनस वाली प्लेट पर कदापि नहीं आ सकता। अगर भूल भी जाएगा ना, गलती भी हो जाएगी, तब भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो कहाँ जाएगा ये? अब देखिए दूसरी प्लेट है वो प्लस का चार्ज लिए बैठी है, तो प्लस का चार्ज इसकी पूरी प्लेट पर एक समान रूप से वितरित हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज है। और जैसे ही ये इस वैद्युत क्षेत्र में आता है तो इस वाली प्लेट के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर एक आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल लिख सकते हो, ये केवल समझाने के लिए है, डीपली समझाने के लिए, ताकि कंफ्यूज ना हो। क्योंकि विज्ञान है, विज्ञान में क्यों, कैसे, कब, ये जो शब्द है ना बहुत मुख्य है, इनका आंसर देना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपको हम बताकर चल रहे हैं। वीडियो देखना ना देखना आपकी मर्जी है। अब देखिए आकर्षण बल लगेगा इस प्लेट के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा प्लस वाली प्लेट की तरफ, प्लस वाली प्लेट की तरफ आकर्षित होता हुआ वैद्युत क्षेत्र से बाहर निकलने का प्रयास करेगा, कुछ इस तरह से। अब जब क्योंकि नीचे प्रतिकर्षण है, नीचे वाली प्लेट कह रही है दूर जाओ भैया, दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ, आपके पास माइनस का चार्ज है, हम आपको नहीं ले सकते, जैसे हम वैसे ही आपको, तो कहते हैं दूर जाइए दूर जाइए दूर जाइए। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब इस प्लेट के पास नहीं आएगा और ऊपर वाली प्लेट है धनावेश की, तो यहाँ पर आकर्षण बल लग रहा है, प्लेट बुला रही है भैया इधर आ जा इधर आ जा इधर आ जा। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जो धनावेश वाली प्लेट है उसकी तरफ जाता हुआ निकल जाता है, कुछ इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन का जो गमन पथ है कुछ इस प्रकार का हो जाता है, कुछ इस प्रकार का। अब आप यदि एक्स वाई एक्सिस में इसको देखें तो एक्स वाई एक्सिस में देखेंगे तो आपको प्राप्त होगा कुछ इस तरह से। ये इसका मूल बिंदु है, वो आप कह सकते हैं, ये एक्स एक्सिस आप मान लीजिए और ये वाई एक्सिस आप मान लीजिए, एक्स एक्स और वाई एक्स। और सेम आकृति जो यहाँ पर बनी है वो यहाँ पर आप बना लीजिए, तो कुछ इस तरह से ये प्रतीत होगी। ये इस इलेक्ट्रॉन का गमन पथ है।
एक्स अक्ष में समय के साथ साथ दूरी के साथ साथ विस्थापन आ रहा है और वाई अक्ष में भी दूरी के साथ साथ और समय के साथ साथ विस्थापन आ रहा है। जब ऐसी कंडीशन में कोई भी गति होती है तो उसे परवलयकार कहते हैं। क्या कहते हैं? परवलयकार। जिसमें एक्स अक्ष में भी और वाई अक्ष में भी दूरी के सापेक्ष और समय के सापेक्ष विस्थापन हो तो उसे परवलयकार पथ कहते हैं। तो ये पथ कैसा बनेगा? परवलयकार बनेगा। परवलयकार। और विकल्प है आपका इसमें डी सही है, बाकी सब गलत। मैंने ये आपको बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहते हैं कि क्षैतिज दिशा में गति करता हुआ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे स्थान में प्रवेश करता है जहां ऊर्ध्वाधर दिशा में एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ऊर्ध्वाधर दिशा में एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस स्थान में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 जो हमने किया है अभी सोल्व, ये वाला क्वेश्चन और ये नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों ही सेम है। दोनों में एक ही बात पूछी है। चलिए गलती से ही सही हमसे चित्र बिल्कुल सही बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये चित्र बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। क्षैतिज दिशा में गति करता हुआ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे स्थान में प्रवेश करता है जहां ऊर्ध्वाधर दिशा में एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ऊर्ध्वाधर दिशा, अब ऊर्ध्वाधर का मतलब है पृथ्वी तल से 90 अंश का कोण बनाते हुए। तो ये जो प्लेट है इस समय ऋणात्मक वाली जो नीचे वाली प्लेट है, आप इसको पृथ्वी का तल भी मान सकते हैं। पृथ्वी का तल भी मान सकते हैं। अब यदि आप बल रेखाएं देखेंगे इसके ऊपर तो यह बल रेखाएं इस तल के सापेक्ष 90 अंश का कोण बना रही हैं। और जब 90 अंश का कोण बना रही है तो इस दिशा को ऊर्ध्वाधर दिशा कहते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा एक क्षैतिज होती है, एक ऊर्ध्वाधर दिशा होती है। क्षैतिज का मतलब है पृथ्वी तल के सापेक्ष, यानी इसी तल के सापेक्ष, और ऊर्ध्वाधर का मतलब है पृथ्वी तल से 90 अंश का कोण बनाते हुए। 90 अंश का कोण बनाते हुए। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इस चित्र में, वो पृथ्वी तल से 90 अंश का कोण बनाते हुए उत्पन्न हो रहा है। अर्थात यह ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र है। ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र है। अब इसमें यही इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश करेगा तो फिर वही कैलकुलेशन, फिर वही थ्योरी में दोबारा समझाऊंगा आपको, तो समय नहीं है। आप उस मतलब पीछे करके वीडियो देख सकते हैं। तो पथ कैसा बनेगा? यहाँ पर भी परवलयकार पथ बनेगा। पथ थोड़ी बदलेगा। क्वेश्चन अगर बदल जाएगा तो ये साइंस है भैया। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि पहले कुछ था बाद में कुछ हो गया। क्यों, क्या, कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है विज्ञान में। प्रत्येक का मतलब बताना जरूरी रहता है। तो परवलयकार बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो परवलयकार है वो उसका जो विकल्प है वो डी है। तो यहाँ पर भी विकल्प डी है इस क्वेश्चन में, और पिछले क्वेश्चन में भी विकल्प डी था। विकल्प डी था। तो विकल्प डी सही है, बाकी जो तीनों विकल्प है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य समविभव पृष्ठ के लिए सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। तो तीनों को हम पढ़ लेते हैं। और समविभव पृष्ठ सबसे पहले समझते हैं होते क्या है। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, समझ लेंगे, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव बराबर हो, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव बराबर हो, ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब इसका चित्र बना लेंगे थोड़ा समझने के लिए, लेकिन ये सर्वथा गोलाकार नहीं होते हैं, इनकी आकृति अलग अलग भी हो सकती है। चलिए इस क्वेश्चन को आप यहाँ समझने का प्रयास कीजिए।
समविभव पृष्ठ, कोई भी एक पृष्ठ आप बना दीजिए, मानकर चलिए ये कोई समविभव पृष्ठ हम बना रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं किसी भी पृष्ठ की, इसके बहुत सारे बिंदु हैं इसके अंदर, बिंदु ए मान लो, बिंदु बी मान लो, बिंदु सी मान लो, डी मान लो, ई मान लो, या जितने भी चाहे आप बिंदु मान सकते हैं, क्योंकि कणों से मिलकर बना है प्रत्येक पदार्थ। कितने कण हैं हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, प्रत्येक पदार्थ में कितने कण हैं, प्रत्येक वस्तु में कितने कण हैं हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार के मान लेंगे यहाँ पर कितने कण हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ए बी सी डी ई एफ बोल गए, एफ जी एच और आई, बेशक वही लिखे रहने तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमें एबीसीडी नहीं लिखी है, हमें समझाना है केवल। तो ये मान के चलिए समविभव पृष्ठ है। परिभाषा के अनुसार मैं इसको समविभव पृष्ठ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर विभव बराबर है, प्रत्येक बिंदु पर विभव बराबर है। अब ऐसे ही मान कर चलिए धातु का कोई गोला है या वर्गाकार गोला है, वर्ग के आकार का, वर्ग का मतलब है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक तल बराबर हो और भुजाओं में 90 अंश का कोण हो, ऐसी आकृति को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो वर्गाकार आप मानकर चलिए कोई आकृति है या वर्गाकार गोला है, लोहे का ये बना हुआ है, तो इसमें क्या है कि प्रत्येक बिंदु पर जो विभव है वोल्टेज वो बिल्कुल बराबर है, प्रत्येक बिंदु पर विभव बराबर है, जिसके कारण किसी भी दो बिंदुओं के बीच में, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, यानी डेल्टा V की जो वैल्यू निकल कर आएगी समविभव पृष्ठ में, वो कितनी आएगी, जीरो। जीरो क्यों आएगी, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर जो विभव है बिल्कुल बराबर है। समविभव पृष्ठ हम बता रहे हैं, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ हम बता रहे हैं। अब इसमें पहली लाइन पढ़ेंगे क्योंकि समविभव पृष्ठ के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो इसकी पहली लाइन कहती है पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। तो भैया कोई भी दो बिंदु ले लो, ए बी सी। समविभव पृष्ठ की परिभाषा के अनुसार ही चलिए, समविभव पृष्ठ की परिभाषा है कि ऐसा काल्पनिक पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव बराबर हो। तो ए बी सी जितने भी बिंदु मान रहे हो सब पे विभव क्या है, बराबर है। अंतर ज्ञात करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा, जीरो होगा। तो ये लाइन बिल्कुल सही है, ये लाइन बिल्कुल सही है। दूसरा है वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के सर्वथा लंबवत होती है। अब देखिए कोई भी बल रेखाएं आप खींच लीजिए पृष्ठ पर तो क्या होगा, सब लंबवत होगी, सब लंबवत होगी बल रेखाएं, क्योंकि कैसा पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है। ऐसा नहीं हो सकता कि बिंदु ए पर विभव 1 वोल्ट है, बिंदु ई पर विभव 5 वोल्ट होगा, गलत है भैया। समविभव पृष्ठ के अनुसार, उसकी परिभाषा के अनुसार, क्योंकि भैया एक ही आकृति ही तो है, एक ही वस्तु तो है। यहाँ विभव आप दे रहे हो मान लीजिए 5 वोल्ट, तो यहाँ भी 5 वोल्ट ही तो होगा, क्योंकि एक ही तो आकृति है। तो क्या होगा, एक ही आकृति होने के कारण विभव प्रत्येक बिंदु पर बराबर बराबर होगा। तो उसके कारण जब आप बल रेखाएं खींचेंगे, बल रेखाएं प्रत्येक पृष्ठ से आप बल रेखाएं खींच लीजिए, तो ये बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। आप किसी पृष्ठ को देख लीजिए, पृष्ठ में बल रेखाओं के बीच में बनने वाला कोण यहाँ पर कितना है, 90 अंश है, 90 अंश है। ऊपर वाली बल रेखाओं में जो कोण है वो भी 90 अंश है, ये कोण ये भी 90 अंश है, ये वाला कोण ले लो ये भी 90 अंश ले लो। तो क्या है, ये बात भी सही है, सत्य है। तीसरा है पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कोई कार्य नहीं होता। अब कार्य का सूत्र समझ लीजिए होता क्या है, W इक्वल टू होता है Q इंटू V, W इक्वल टू Q इंटू V। लेकिन विभवांतर की बात यहाँ पर हो रही है तो इसको डेल्टा V लिखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि विभव प्रत्येक बिंदु पर बराबर है। विभव प्रत्येक बिंदु पर बराबर होने के कारण किसी भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। विभवांतर जब जीरो हो जाएगा तो कोई भी आवेश आप ले लीजिए, किसी भी प्रकार का आवेश, चाहे 10 कूलाम, 20 कूलाम, 50 कूलाम, 100 कूलाम, 500 कूलाम, कितने भी कूलाम का आवेश क्यों ना ले लीजिए, विभवांतर जब जीरो है
तो किया गया कार्य सर्वथा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 से जब किसी का भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो ये लाइन भी बिल्कुल सही है, यानी तीनों लाइनें बिल्कुल सही हमको प्रतीत हुई है। कैलकुलेशन हमने की है, समझा है हमने क्यों कैसे हुआ। तो इसके बाद में जो तीसरी लाइन, चौथी लाइन है, विकल्प है, वो उसमें कहते हैं कि समविभव पृष्ठ सर्वथा गोलाकार होते हैं। समविभव पृष्ठ सर्वथा गोलाकार होते हैं, ये मिथ्य है केवल। मानकर चलिए ये गोल हमने बना दी आकृति, अब इसमें भी बिंदु है ए बी सी डी ई एफ जी, विभवांतर है, समविभव पृष्ठ की पुष्टि यहाँ पर भी होती है, लेकिन ये सत्य नहीं है कि समविभव पृष्ठ हमेशा गोलाकार होते हैं। समविभव पृष्ठ उत्पन्न करने के लिए आकृति मायने नहीं रखती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और ये जो चौथा विकल्प है, विकल्प डी सही है, बाकी सब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो प्रश्न के अनुसार है वो गलत है। लेकिन थ्योरी के अनुसार, प्रैक्टिकल के अनुसार ये तीनों लाइनें सत्य हैं, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये तीनों लाइनें गलत है, केवल चौथा विकल्प आपका सही है। समविभव पृष्ठ की जो आकृति है वो कुछ भी हो सकती है, किसी भी आकृति का हो सकता है समविभव पृष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें वो कहते हैं दूरी r पर स्थित दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच लगने वाला बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो दूरी में और बल में यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है। अब जब दो धन नहीं, कोई भी दो बिंदु आवेशों के बीच में अगर हम बल ज्ञात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए, तो बल का जो सूत्र होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ, कूलम्ब लॉ के अनुसार आप देख लीजिए, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r²। ये होता है किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच में, मात्रक है इसका न्यूटन। तो इसके अनुसार, लेकिन बात आ गई यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव होगी, दो वैद्युत द्विध्रुव एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो बल किसके अनुक्रमानुपाती होगा। अब जरा ध्यान से देख लेंगे ये चीज को, सारी चीजें कांस्टेंट मान लेंगे, केवल डिस्टेंस में इसको अगर हम देखेंगे तो ये कुछ ऐसे प्रतीत होगा, अर्थात यहाँ देखिए F प्रोपोर्शनल 1/r², F प्रोपोर्शनल 1/r², क्योंकि सारी चीजें हमने क्या कर ली, कांस्टेंट कर ली, और वास्तव में कांस्टेंट भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ऑलरेडी कांस्टेंट है, नियत वैल्यू है। q1 q2 पहले भी q1 q2 थे, बाद में भी q1 q2 थे, यानी आवेश की वैल्यू नहीं बदली है, तो इनको भी कांस्टेंट मान के छोड़ सकते हैं। दूरी घटा रहे बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल 1/r², ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल 1/r²। अब नीचे जो r² है ये पावर किसकी है, प्लस की, ऊपर ले जाओगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो या करके आप इसको लिख सकते हो F प्रोपोर्शनल r की पावर -2, r की पावर -2, ये भी आप इसको लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि नीचे था 1 के अपोन में था, तो पावर कैसी थी, प्लस की थी। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। परंतु ये वैल्यू तब उत्पन्न होती है जब किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच बल आप ज्ञात कर रहे हैं, यानी दूरी अगर घटती है दो बिंदु आवेशों के बीच की, तो बल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा उसी अनुपात में, और जब दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आप बढ़ाते हैं तो बल उसी अनुपात में घटता चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वैद्युत द्विध्रुवों की हो रही है, जिस प्रकार से दो बिंदु आवेशों के बीच में बल आपने ज्ञात किया था, उसी प्रकार से कूलम्ब के नियम का प्रयोग करते हुए यहाँ पर आप किन्हीं भी दो द्विध्रुवों के बीच में बल ज्ञात करेंगे। तो ये प्रतीक कुछ इस तरह से होगा वैद्युत द्विध्रुव के लिए, वैद्युत द्विध्रुव के लिए। अब द्विध्रुव में कितने आवेश होते हैं, दो आवेश होते हैं, कितने द्विध्रुव प्रयोग कर रहे हैं, दो कर रहे हैं, तो कुल आवेश कितने हो गए, 4 हो गए, पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी, कुछ इस तरह से। F प्रोपोर्शनल r की पावर -2 के स्थान पर r की पावर -4 हो जाएगा, r की पावर -4, कुछ इस तरह से। और विकल्प कौन सा है इसमें, विकल्प है 4, विकल्प 4 यानी डी सही है, बाकी सब गलत है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं।
आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। लैंग्वेज यदि समझ में नहीं आती है तो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं किस लैंग्वेज में आप चाहते हैं, प्योर हिंदी चाहते हैं या प्योर इंग्लिश चाहते हैं या मिक्स लैंग्वेज आप चाहते हैं, तो कमेंट्स करके बताइए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि अच्छी लगती है तो कोई गलती पाई जाती है तो आप उसको बताइए कमेंट्स में, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।